वेलकम स्टूडेंट्स टू द सेकेंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। तो इस वीडियो में बेसिकली आपको एक स्टोरी की तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन है चैप्टर का, और यूनिट वाइज एक्सप्लेनेशन आपको अलग वीडियोज़ में मिल जाएगा। इसमें जो है स्टोरी की तरह आपको समराइज्ड बताया गया है कि किस तरीके से वियतनाम ने अलग अलग जो देश थे जिन्होंने उस पर राज करा हुआ था या उनको कैप्चर करा हुआ था वियतनामीज को, उससे किस तरीके से उन्होंने जो है लड़ाई करी और अपने आप को किस तरीके से इंडिपेंडेंस दिलाई है। शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है द शैडो ऑफ चाइना के बारे में। तो वियतनाम जो है बहुत टाइम तक चाइना के अंडर में रहा है। चाइना के लोगों ने जो है कैप्चर कर रखा था वियतनाम को, और वियतनामी जो है चाइनीज़ कल्चर को, नॉलेज को बहुत ज़्यादा जो है मानते थे, एडमायर करते थे। बट स्टिल जो वियतनामी लोग थे वो ये नहीं चाहते थे कि कोई भी बाहर देश का आके हम पर राज करे। तो वहाँ पे ट्रंक सिस्टर्स थे जिन्होंने जो है धीरे धीरे रिवॉल्यूशन स्टार्ट करा था, और उनकी ब्रेवनेस को देखते हुए और भी लोगों ने उनका साथ दिया, और धीरे धीरे जो है रिवॉल्यूशन जब चला तो जो है चाइनीज़ वहाँ से हट गए और जो है उनको धीरे धीरे वहाँ पे फ्रीडम मिलती चली गई। स्टिल जो वियतनामीज थे उन्होंने जो है चाइनीज़ कल्चर को, ट्रेडिशन को, नॉलेज को फॉलो करना शुरू रखा, जारी रखा, और वो आगे तक चलते चले गए। धीरे धीरे फिर कुछ टाइम के बाद वहाँ पे फ्रेंच आ गए। फ्रेंच जब आए वियतनाम में तो उन्होंने जो है ये बोला वियतनामी से कि हम जो है इस देश को मॉडर्नाइज करने के लिए आए हैं। पर रियलिटी यही थी कि वो वहाँ के जितने भी रिसोर्सेज थे वियतनाम के, रबर्स के, राइस के प्लांटेशंस वगैरह जितने भी थे, वहाँ से वो रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आए थे, क्योंकि ऑलरेडी फ्रांस जो है बहुत सारे वॉर्स लड़ चुका था, तो उनके पास भी रिसोर्सेज की कमी थी। तो वियतनाम से वो जो है रिसोर्सेज लेकर अपने देश में भेजना चाहते थे, जिसकी वजह से जो है वो अमीर होते जाएं और वियतनाम जो है गरीब देश होता चला जाए। तो उन्होंने जो है जब वियतनाम पर कैप्चर करा तो उन्होंने यही बोला कि हम जो है यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन लेकर आएंगे। साथ ही साथ जो फ्रेंच थे उन्होंने ये भी ट्राई करा कि जो वहाँ पे वियतनामीज का कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको तो एक तरफ कर दिया और वो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना उन्होंने शुरू कर दिया। जब जो है आगे देखते हैं रिलीजन और रेजिस्टेंस में, तो जब क्रिश्चियनिटी धीरे धीरे स्प्रेड करना शुरू करा फ्रांस ने, वो जो है वियतनामीज़ को पसंद नहीं आया, क्योंकि वियतनामीज़ अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को लेकर बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड थे। और इसी चीज़ को लेकर जो है वहाँ पे जितने भी ऑर्डिनरी विलेजर्स थे, जितने भी वहाँ पे जो कॉमन पीपल थे, उन सब ने जो है इसको अपोज करना शुरू कर दिया, मतलब इनको जो है नकारना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे एक रिलीजियस लीडर था ह्युन फ्यू सो, जिसने जो है एक मूवमेंट स्टार्ट करा था। जो मूवमेंट का नाम था वो था हुआ हाउ मूवमेंट। और उन्होंने करा क्या कि उन्होंने रिलीजन को और देशभक्ति को, दोनों को एक साथ जोड़ दिया, जिससे जो है बहुत ज़्यादा लोग जो है उस मूवमेंट में जो है जुड़ गए, और उन्होंने धीरे धीरे रिवॉल्यूशन स्टार्ट करा कि हम जो है इस क्रिश्चियनिटी जो है नहीं अपनाएंगे, और जो हमारा कल्चर है, जो हमारा रिलीजन है, उसी को जो है हम आगे फॉलो करते रहेंगे। फिर आगे चलते हैं तो देखते हैं एजुकेशन के बारे में। डबल एज सॉर्ड के तरीके से कैसे काम करा है, तो वो इस तरीके से करा है कि जब फ्रेंच थे उन्होंने ये सोचा कि हम जो है वियतनामीज पीपल को थोड़ा एक ओबीडियंस और उनको जो है मैनर्स सिखाएंगे। इस वजह से उन्होंने वहाँ पे स्कूल्स एस्टैब्लिश करे, वहाँ पे स्कूल्स बनाए। पर उन स्कूल्स का उन लोगों को ही नुकसान हुआ, क्योंकि जब भी जितने स्टूडेंट्स आते थे वो वियतनामीज स्टूडेंट्स आते थे पढ़ने के लिए, टीचर्स भी वियतनामीज थे, और उन लोगों को एक प्लेस मिल गई थी जहाँ पे जो है वो रिवॉल्यूशन का जो है आइडिया स्प्रेड कर सकते थे, डिस्कस कर सकते थे। टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स सब जो है आपस में डिस्कशन करते थे किस तरीके से जो है रिवॉल्यूशन स्टार्ट करा जाए। और भी बहुत जो मेजर डिस्कशंस होते थे वो स्कूल में ही डिस्कस होते थे। तो स्कूल जो है जब उन्होंने स्टार्ट करा था फ्रेंच ने, वो उन लोगों के लिए ही नुकसान हो गया, क्योंकि जितने भी वियतनामीज थे उन्होंने जो भी बुक्स वगैरह होती थी उनमें भी जो उन्होंने मॉडिफिकेशन कर दिया, पैट्रियोटिक स्टोरीज मॉडिफाइड टेक्स्ट कर दिए, जिससे जो है वहाँ पे नेशनलिज्म का एक देशभक्ति की भावना लोगों के अंदर शुरू हो गई। और उन्होंने ये डिसाइड करा कि हम जो है जो भी फ्रांस के लोग हैं उनको वहाँ से हटाएंगे और हम अपने देश को फ्री करेंगे। फ्रांस चाहता था उनको सिविलाइज करना, बट वियतनामीज चाहते थे कि फ्रांस जो है हमारे देश से निकल जाए।
आगे हम देखते हैं मॉडर्नाइजेशन और एक्सप्लॉइटेशन की बात। तो अब फ्रांस जब राइस का रबर जो है एक्सट्रैक्ट करा था रिसोर्सेज वियतनाम से, तो उन्होंने जो है बहुत ढेर सारे रेलवेज़ और पोर्ट्स बनाए ताकि जो है जो भी रिसोर्सेज उनको वियतनाम से मिल रहा है उसको वो अपने देश में लेके जा सके। तो वो ये सब चल ही रहा था। वहाँ पे 2 लीडर्स और थे, जो उसमें से फर्स्ट लीडर का नाम था फेन बोई चाओ और दूसरे लीडर का नाम था फेन शू ट्रिन। तो इन दोनों का भी मेन विजन यही था, या इन लोगों का भी मानना ये था कि हमें भी जो है वियतनाम को फ्री करना है फ्रांस से, और जो है एक मॉडर्न देश हमें चाहिए एज अ वियतनाम। तो जो चाओ थे उनका मानना ये था कि हम आंदोलन करेंगे और हम जो है बहुत ज़्यादा रैपिड तरीके से हम जो है आंदोलन करेंगे, तो जो है फ्रांस वहाँ से चला जाएगा। और जो दूसरे थे ट्रेन, उनका मानना ये था कि हम जो है पीसफुल रिफॉर्म से हम जो है फ्रांस को हटा सकते हैं। दोनों के नज़रिए में फ़र्क था, पर दोनों का जो विजन था वो यही था कि हमें जो है फ्री और मॉडर्न वियतनाम चाहिए। आगे देखते हैं, हम बात करते हैं कम्युनिस्ट मूवमेंट की और नेशनल हीरो की। तो 20वीं सेंचुरी की बात है। एक यंग लीडर जिसका नाम हो ची मिन था, उसने अलग अलग देश में जाके रिवॉल्यूशन के बारे में सीखा, कैसे रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, किस तरीके से प्लानिंग करी जाती है। और वो सब सीखने के बाद जो है वो वापस से अपने देश में आता है वियतनाम, और वहाँ पे एक इंडो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है एस्टैब्लिश करता है। और उसमें जो है जितने भी फार्मर्स थे, वर्कर्स थे, कॉमन इंटेलेक्चुअल्स थे, उन सबको जो है उसमें ऐड करता है ताकि जो है वो फ्रांस के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। फिर आगे चल के देखते हैं हम, जो जापान का ऑक्यूपेशन हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ और जापान ने भी जो है वियतनाम को धीरे धीरे कैप्चर करना शुरू कर दिया। पर वियतनामीज़ ऑलरेडी जो है रिवॉल्यूशन कर रहे थे। तो जो वहाँ का यंग लीडर जिसका नाम हो ची मिन था, उसने जो है एक नया फॉर्मेशन करा वियत मिन का, और उसमें जितने फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा वॉर लड़े, और जो है 1945 में जापान को सरेंडर करना पड़ा और वो वहाँ वियतनाम से चले गए। तो उसके बाद जो है हो ची मिन ने अपने आप को जो है ये कहते हुए कहा कि हम लोग अब फ्री हैं, और वियतनाम को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया कि वियतनाम इंडिपेंडेंट है। ऑल्दो जो फ्रांस थे, जो फ्रेंच पीपल थे, उन्होंने मना कर दिया कि वो वापस नहीं जाएंगे वियतनाम से। तो जब उन्होंने वो वापस नहीं जाएंगे करके उन्होंने जब बोला, तो वियतनामीज़ ने फिर दोबारा से जो है वहाँ पे वॉर करा। जो वॉर था वो चला 1954 तक, ठीक है। और 1954 तक जब वो वॉर चला तो उसमें जो है बहुत से जो है लोग मारे गए, बहुत ज़्यादा मेजर एग्जीक्यूशन हुआ था, मास एग्जीक्यूशन हुआ था, और उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ डेन विन फ्यू। और जब जो है लास्ट में फ्रांस को वापस लौटना पड़ा, तब और भी जितने देश थे उन्होंने जो है वियतनामीज़ पावर को रिकॉग्नाइज करा। बट इस ड्यूरेशन में, इस बैटल के ड्यूरेशन में जो वियतनाम था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, नॉर्थ पार्ट और साउथ पार्ट। और जो नॉर्थ पार्ट था वो अंडर कंट्रोल था हो ची मिन के। अब क्योंकि जो है वियतनाम 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका था, तो हो ची मिन चाहता था कि जो है जो हमारा साउथ पार्ट है वो भी हमारे साथ यूनाइटेड हो जाए। इसकी वजह से उन्होंने स्टार्ट करा वियतनाम वॉर, जो 1955 से लेकर 1975 तक चला। अब जो साउथ वियतनाम था उसमें जो है बेसिकली यूएस ने सपोर्ट करा, ये कहकर कि हम जो है आपके एरिया में या आपके रीजन में जो भी कम्युनिज्म है उसको हम रोकेंगे, और जो है कोई भी रिवॉल्यूशन नहीं होने देंगे। तो इसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। बट स्टिल नॉर्थ और साउथ जो वियतनाम था दोनों में वॉर चला, बहुत ज़्यादा बॉम्ब डिस्ट्रक्शंस, बहुत सी जानें भी चली गई। बट जो नॉर्थ वियतनामी से उन्होंने डिसाइड कर रखा था कि कुछ भी हो जाए हमको जो है साउथ वियतनाम को भी अपने अंडर में लाकर रखना है। तो 1975 के ईयर में वियतनामी को जो है, जो नॉर्थ वियतनामी से उनको जो है बहुत ज़्यादा विक्ट्री, एक हिस्टोरिक विक्ट्री जो है मिली, और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अब जो है हम यूनिफाइड वियतनाम यानी कि एक देश
पूरा वियतनाम बन जाएगा, अब कोई भी डिवीजन नहीं रहेगा नॉर्थ का या साउथ का। तो उन्होंने जो नॉर्थ का एक रीजन था सैगोन, उसको जो है साउथ का कैपिटल घोषित कर दिया। इस डिक्लेरेशन की वजह से जो कंट्री थी वो दोबारा से रीयूनाइटेड हो गई थी। उसके बाद जो वियतनाम थे उन्होंने जो है अपना जो देश था उसका पूरा नाम चेंज करके उसको कर दिया था सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। और वो इसलिए कर दिया था क्योंकि जो है उन्होंने बहुत लंबी संघर्ष करा था, लड़ाई करी थी एक यूनिफाइड वियतनाम बनाने के लिए, क्योंकि पहले चाइना से लड़े थे, फिर उसके बाद फ्रांस से लड़ ही रहे थे कि जापान भी आ गया था, जापान से भी लड़े, देन फिर फ्रांस से लड़े, एंड देन फिर जो है वो यूएस और साउथ वियतनाम से लड़े ताकि जो है वो एक यूनिफाइड वियतनाम बना सके। उसके बाद हम देखते हैं जो हीरोज़ थे, जो मेजर हीरोज़ जिन्होंने जो है यूनिफाइड वियतनाम बनाने के लिए मेजर रोल प्ले करा था, उसमें से जो सबसे पहले थी ट्रंक सिस्टर्स, जिन्होंने चाइना के खिलाफ जो है रिवॉल्यूशन स्टार्ट करा था। ट्रे यू है और लास्ट है होचिमिन। जो होचिमिन था वो मेजर पर्सन था जिसने जो है मेजर रोल प्ले करा था ऑल रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ में और वॉर में, क्योंकि उसने जो है जापान से भी लड़ाई के लिए जो है मेन रोल प्ले करा था, फ्रांस से भी, एंड देन फिर जो है नॉर्थ से जब साउथ को कैप्चर करना था तब भी जो उन्होंने मेजर रोल प्ले करा था। तो इन लोगों की जो स्टोरीज़ हैं वो बेसिकली हर तरीके से एक इंस्पिरेशन थी वियतनामीज़ लोगों के लिए, क्योंकि इन्होंने एक ड्रीम देखी थी कि उन्हें एक फ्री कंट्री चाहिए, एक फ्री नेशन चाहिए, जो एट द लास्ट उनको जो है मिल जाता है। इस स्टोरी में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिल गया होगा कि ये पूरा चैप्टर जो है एक समराइज फॉर्म में आपको जो है बता दिया है एज अ स्टोरी के तौर पे, और जो इसका यूनिट वाइज एक्सप्लेनेशन है वो आपको जो है अदर वीडियोज़ में मिल जाएगा, जिसमें मेजर डेट्स, नाम और जो है इवेंट जो हुए हैं वो आपको उसमें दिख जाएंगे।